नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लीनियर वेरिएशन प्रिंसिपल। देखिएगा, मैंने आपको क्वांटम मैकेनिक्स का, क्वांटम केमिस्ट्री का टॉपिक है ये। मैंने आपको पहले ही बताया था क्लास में कि द श्रोडिंगर इक्वेशन इज़ द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स इन विच वी डिटरमाइन एनर्जी ऑफ ए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल और वेव फंक्शन ऑफ दैट माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। एक्चुअली श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करने के एग्जैक्ट मेथड्स हम लोगों के पास नहीं है, देयरफॉर वी हैव टू यूज़ सम अप्रॉक्सीमेशन मेथड, है ना। मतलब कि एग्जैक्ट मेथड हम लोग के पास नहीं है, इसलिए उसके करीब करीब का थोड़ा वैसा मेथड हम लोग यूज़ करेंगे, ताकि हम लोग को एग्जैक्ट एनर्जी तो नहीं मिल पा रही है लेकिन करीब करीब वैसी एनर्जी हम लोग को मिल जाए, है ना। सिंस वी डोंट हैव द एग्जैक्ट सॉल्यूशंस फॉर श्रोडिंगर इक्वेशन, हेंस वी नीड टू यूज़ सम अप्रॉक्सीमेशन मेथड। और इन्हीं अप्रॉक्सीमेशन मेथड्स में से एक अप्रॉक्सीमेशन मेथड है क्या, लीनियर वेरिएशन प्रिंसिपल और मेथड, जिसका यूज़ करके हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सिंपल। सो बेसिकली लीनियर वेरिएशन थ्योरम इज नथिंग बट एन approximation method which is used to solve the Schrodinger equation, which is the basic fundamental equation of quantum mechanics। ठीक है, इसके लिए कंसीडर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ वेव फंक्शन एज साई, है ना। इसको श्रोडिंगर इक्वेशन में लिखते हैं। किस तरह से लिखेंगे उसको देख लीजिएगा, ये आपको लिखते आना चाहिए। ऑपरेटर एच ऑपरेटिंग ऑन फंक्शन साई, मैंने ऑपरेटर आपको सिखाया है ना, तो ये वहीं से आएगा। ये इसको कंप्लीट फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं। ऑपरेटर एच विच इज़ ऑपरेटिंग ऑन फंक्शन साई इक्वल टू एनर्जी ई ज़ीरो इंटू ऑपरेटर इंटू फंक्शन साई, है ना। मैंने यहाँ पे सब 0 0 लगाया है, इसलिए क्योंकि जो सिस्टम मैं कंसीडर कर रही हूँ वो सिस्टम अपने ग्राउंड स्टेट में है, इसलिए मैंने 0 एनर्जी लेवल 0 सब जगह लगाया हुआ है। एच क्रॉस क्या, एच कैप क्या है, ऑपरेटर। साई ज़ीरो क्या है, साई ज़ीरो इज़ द वेव फंक्शन जो कि मैं कंसीडर कर रही हूँ। अब वो भी कब का वेव फंक्शन, उस वक्त का व्हेन माय सिस्टम वाज इन इट्स ग्राउंड स्टेट, है ना। और उस वक्त उसकी एनर्जी कितनी थी, E0। तो मैंने अपने वेव फंक्शन साई को कंसीडर करते हुए एक श्रोडिंगर इक्वेशन बनाई। श्रोडिंगर इक्वेशन का बेसिक यही होता है, यहीं से डेरिवेशन होता है ना। तो जो भी हमने सिस्टम कंसीडर किया है वो अपने उसके ही ग्राउंड स्टेट की एनर्जी मतलब E0 ही हम लोगों को निकालना है। तो E0 निकालना है, ये श्रोडिंगर इक्वेशन का बेसिक फॉर्म है। एग्जैक्ट सॉल्यूशन हम लोग के पास हम लोग को चाहिए, जो कि नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग वी विल अप्लाई वेरिएशन प्रिंसिपल, है ना। तो क्या हो जाएगा, अप्लाइंग वेरिएशन प्रिंसिपल, है ना। ये वाली इक्वेशन पे इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन का जो बेस है, इसके ऊपर अप्लाई करते हैं हम लोग वेरिएशन प्रिंसिपल। क्यों अप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन 1 पे, ये श्रोडिंगर इक्वेशन का एग्जैक्ट सॉल्यूशन हम लोग के पास नहीं है। हम लोग को इसके अप्रॉक्सीमेशन मेथड यानी वेरिएशन प्रिंसिपल, जो कि एक अप्रॉक्सीमेशन मेथड है, इसका यूज़ करके E0 की वैल्यू निकालनी है। ईजी, ठीक है। तो देखते हैं अभी वेरिएशन प्रिंसिपल अप्लाई करना है तो किस तरह से, जस्ट मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय साई ज़ीरो स्टार से दोनों साइड पे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 1 के। तो इक्वेशन 1 अब क्या हो जाएगी, इक्वेशन 1 हो जाएगी, देखेंगे, साई ज़ीरो स्टार इंटू ऑपरेटर एच इंटू साई ज़ीरो विल बी इक्वल टू E0 इंटू साई ज़ीरो स्टार। ये होगी आप लोगों की इक्वेशन 2, है ना। वेरिएशन प्रिंसिपल अप्लाई किया, यानी क्या किया, दोनों साइड को मल्टीप्लाई किया साई ज़ीरो स्टार से, है ना। साई ज़ीरो स्टार इज एक्चुअली द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ साई ज़ीरो, मतलब साई ज़ीरो समझ लेना है। मैंने ये मेरा इमेजिन क्या किया था, मैंने वेव फंक्शन साई ज़ीरो, है ना, और अभी मैंने उसको साई ज़ीरो स्टार से मल्टीप्लाई किया। तो साई ज़ीरो स्टार क्या है, साई ज़ीरो स्टार इज एनीथिंग विच इज़ इक्वल इन मैग्नीट्यूड सेम एज दैट ऑफ साई ज़ीरो, है ना, बट सिंपल बट ओनली अपोजिट इन साइन, है ना। ये बिल्कुल इसी का मिरर इमेज कंसीडर कर सकते हो, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, ठीक है। नाउ इक्वेशन 2 हो गया। नाउ वी नो, इन हम लोग को पता है कि श्रोडिंगर इक्वेशन में वी नीड टू फाइंड द एग्जैक्ट सॉल्यूशन फॉर एनर्जी पता करनी होती है ना। मतलब हम लोग को यहाँ पे पता एक्चुअली क्या करना है, E0। तो क्या कह सकते हैं, देखो मैंने शायद पहले आप लोगों का ये टॉपिक हुआ था, नहीं होगा तो याद रखिएगा कि इसको क्या कहते हैं, ये ऑपरेटर है। ऑपरेटर जिसके ऊपर भी ऑपरेट कर रहा होता है उस वैल्यू को नाम, उसको जिस फंक्शन के ऊपर ऑपरेट कर रहा होता है उसको नाम दिया जाता है आइजिन फंक्शन
और इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से मुझे जो एनर्जी का वैल्यू मिल रही होती है उसको नाम दिया जाता है आइजिन वैल्यू। तो बेसिकली मुझे बताने का ही मकसद था कि हम लोग को पता क्या करना है, आइजिन वैल्यू दैट इज़ E0 दैट वी हैव टू कैलकुलेट, है ना, E0 वी हैव टू कैलकुलेट, हम लोग को ये पता करना है। तो देखते हैं E0 क्या है। E0 इज नथिंग बट व्हाट, E0 इज द एनर्जी ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ ए पर्टिकुलर सिस्टम, एनर्जी ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ ए पर्टिकुलर सिस्टम। ये सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सिंपल इंटीग्रेट करते हैं इक्वेशन 2 को। इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 2 एज क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साई जीरो एस्टेरिक्स इंटू ऑपरेटर एच साई जीरो, है ना, वही लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ E0 साई जीरो स्टार, है ना। अब ये मैंने सिर्फ क्या किया है, इक्वेशन 2 जो थी मेरी, सिंपल इक्वेशन 2 के आगे इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया है, ठीक है। अब जब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो किसी के रेस्पेक्ट में करते हैं, जैसे एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं, है ना, तो यहाँ पे हम लोग इन जनरल इंटीग्रेशन करेंगे डी टो के रेस्पेक्ट में। डी टो क्या है, डी टो इज द वॉल्यूम एलिमेंट। अभी डी टो वॉल्यूम एलिमेंट सडनली मैंने कैसे ले लिया, व्हाट इज़ डी टो। डी टो ये है कि फॉर एग्जांपल जो भी सिस्टम मैं कंसीडर कर रही हूँ इसके अंदर मेरा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, ठीक है। और अभी हम लोग ये पूरा किसके लिए कर रहे हैं, जो भी सिस्टम मैं कंसीडर कर रही हूँ वो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, मतलब एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है वहाँ पर, सिंगल नहीं है ना। तो इस सिस्टम का एक यूनिट वॉल्यूम मैं इतना कंसीडर कर ले रही हूँ, है ना, और इतने यूनिट वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम है ये, डी टो, पूरा वॉल्यूम नहीं है, छोटा सा यूनिट वॉल्यूम का एक छोटा सा टुकड़ा मैंने कंसीडर किया है, वो कितना है, डी टो। अब इसके अंदर मेरे जितने भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के, उन लोगों के एनर्जी और साई की वैल्यूज हम लोगों को निकालनी है, सिंपल। तो डी टो इज नथिंग बट द वॉल्यूम एलिमेंट। तो इंटीग्रेशन हमेशा किसी के रेस्पेक्ट में करते हैं, यहाँ पे हम लोग डी टो के रेस्पेक्ट में करेंगे तभी कंप्लीट होगा। तो ये इक्वेशन अभी कैसे बन जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ साई जीरो स्टार इंटू ऑपरेटर एच इंटू साई जीरो इंटू डी टो, है ना, ये इंटीग्रेशन डी टो के रेस्पेक्ट में हो और ये वाला भी डी टो के रेस्पेक्ट में होगा। इंटीग्रेशन ऑफ E0 साई जीरो स्टार इंटू डी टो, है ना। ये हो गई आप लोगों की इक्वेशन नंबर 3। इस इक्वेशन से आप लोगों को क्या निकालना है, E0 दैट इज आइजिन वैल्यू आप लोगों को निकालना है। ये निकालना है तो थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे। सबसे पहले तो एनर्जी की वैल्यू मैंने कहा है कि इन ऑल क्वांटम मैकेनिक्स एनर्जी इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, दैट इज एनर्जी की वैल्यू इज ऑलवेज फिक्स्ड। तो एनर्जी की वैल्यू कांस्टेंट हो गई तो उसको आप लोग निकाल लोगे इंटीग्रेशन साइन के बाहर, उसी की वैल्यू आपको निकालना है। तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साई जीरो स्टार ऑपरेटर एच इंटू साई जीरो इंटू डी टो विल बी इक्वल टू E0 की वैल्यू इंटीग्रेशन साइन के बाहर निकाला है, एज इन E0 इंटीग्रेशन ऑफ साई जीरो स्टार इंटू डी टो, ठीक है। इंटीग्रेशन साइन के बाहर हो गया। अभी क्या इसकी वैल्यू निकाल लेना है, तो ये पूरा इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, ये पूरा इधर आके इसको डिवाइड करेगा। देयरफॉर वैल्यू ऑफ E0 विच इज एन आइजिन वैल्यू इज कैलकुलेटेड एज क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साई जीरो स्टार इंटू ऑपरेटर एच इंटू साई जीरो इंटू डी टो होल डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ साई जीरो स्टार इंटू डी टो। देखो मैं इसको बॉक्स बना देती हूँ। दिस इज द बेसिक एक्सप्रेशन 4 इज द एक्सप्रेशन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ आइजिन वैल्यू E0 for the wave function psi when my system is in its ground state, ठीक है। अभी ये वाली इक्वेशन आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से आप लोग को क्या मिलेगी, एनर्जी की वैल्यू कब, जब मेरा सिस्टम अपने ग्राउंड स्टेट में था, क्योंकि ई को मैंने क्या रीड किया है, इज द एनर्जी ऑफ द माइक्रोस्कोपिक सिस्टम विच इज इन इट्स ग्राउंड स्टेट, ठीक है। अभी यहाँ से इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है वेरिएशन थ्योरम, अभी तक के मैंने मेन स्टेटमेंट नहीं दी है ना। अभी स्टेटमेंट की तरफ हम लोग आते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ वेरिएशन प्रिंसिपल में पहले मैं ये बता देती हूँ कि ये जो हम लोगों ने एनर्जी निकाली हुई है E0, है ना, ये जो हम लोगों ने E0 एनर्जी निकाली हुई है किसी भी सिस्टम के लिए, इसका वेव फंक्शन, ये जो हम लोग देखो यहाँ पे एनर्जी निकाली हुई है और वेव फंक्शन क्या है, साई जीरो है, दो चीज़ें हम लोग के पास है। तो अगर ये जो वेव फंक्शन मेरा जो ऑलरेडी मैंने कंसीडर किया था, if I replace this wave function by any other wave function or by trial wave function,
ट्रायल फंक्शन, अगर मैं इस मेरे जो वेव फंक्शन है इसको किसी और वेव फंक्शन से रिप्लेस करूँ या कोई भी एक ट्रायल फंक्शन वहाँ पे रख दूँ ट्रायल के लिए कि भाई मैंने ये एज्यूम, ये सपोज कर लिया है और उसका यूज़ करके फिर हम लोग एनर्जी की वैल्यू निकालेंगे, है ना। तो अगर साई ज़ीरो इज़ रिप्लेस्ड बाय फाई और फाई इज़ एनी वेव फंक्शन या फिर फाई मेरा कोई सा भी ट्रायल वेव फंक्शन है कि मैं इसका यूज़ करूँगी, है ना, अपने तौर आर्बिटरीली। If psi 0 is replaced by any trial wave function named phi, then what would be the difference in energy? उस वक्त एनर्जी क्या आएगी, उस वक्त E0 क्या आएगी, है ना, सिंपल है। If psi 0 is replaced by any trial wave function phi, then what would be the difference in energy? हम लोग को ये पता करना है, तो मैं रिप्लेस कर देती हूँ, है ना। रिप्लेस करने के लिए कहाँ रिप्लेस करना है मुझे, ये वाली जो इक्वेशन नंबर 4 आई है यहाँ पे मुझे, तो अभी E0 थी तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, E फाई, ठीक है। कब ई फाई मतलब जब मैं वेव फंक्शन फाई यूज़ कर रही थी उस वक्त एनर्जी कितनी आई थी, है ना। और जहाँ जहाँ साई है वहाँ मैं क्या लिखूँगी, यहाँ साई है तो यहाँ फाई, यहाँ पे फाई, जहाँ जहाँ साई है वहाँ मैं फाई लिखने वाली हूँ, ठीक है। किसके लिए, फॉर द ट्रायल वेव फंक्शन फाई। देयरफॉर इन इक्वेशन ऑफ एनर्जी हैज़ बिकम ई फाई विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ फाई स्टार ऑपरेटर एच फाई इंटू डी टो होल डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ फाई स्टार इंटू फाई इंटू डी टो। ये हो गई आप लोगों की इक्वेशन नंबर 5। सिर्फ मैंने क्या किया हुआ है, मेरे वेव फंक्शन साई को रिप्लेस कर दिया है फाई से, और अब देख रही हूँ कि रिप्लेस करने के बाद एनर्जी की वैल्यू कितनी आएगी। ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि मुझे मेरे पास साई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं थी, इसलिए मैंने उसके करीब करीब की कोई वैल्यू ले ली और कहा कि वो फाई है, ठीक है। तो और उसके बाद मैंने एनर्जी की वैल्यू निकाली हुई है। अब मैं देती हूँ नाउ द स्टेटमेंट ऑफ वेरिएशन प्रिंसिपल। वेरिएशन प्रिंसिपल की स्टेटमेंट गौर से सुनेंगे। पहले मैं उर्दू क्या किस तरह से वेरिएशन प्रिंसिपल क्या है, जो आपकी E0 की ग्राउंड स्टेट की वैल्यू है, E0 की आपकी जो भी ग्राउंड स्टेट की वैल्यू है, अगर आप उसके इस वैल्यू के वेव फंक्शन को जो कि साई था को किसी ट्रायल वेव फंक्शन से या किसी और वेव फंक्शन से रिप्लेस कर देते हो, तो रिप्लेस करने के बाद जो भी आपकी एनर्जी आएगी ई फाई, जो भी आपकी एनर्जी आएगी, दैट विल बी ईदर ग्रेटर देन और इक्वल टू द ओरिजिनल एनर्जी। याद रखिएगा ये बात, ये आपकी एकदम बेसिक कंडीशन है फॉर वेरिएशन प्रिंसिपल। क्या ई फाई इज ऑलवेज ग्रेटर और लेस दैन E0, मतलब ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी थी उससे हमेशा ज़्यादा ही आएगी ई फाई की वैल्यू, मतलब सब्स्टिट्यूट करने के बाद, या उससे उसके इक्वल आएगी, कभी भी कम नहीं आएगी, ये हमेशा ट्रू है ना। ई फाई कैन नेवर बी लेस देन द E0, ये रॉन्ग है ना। तो आपको वेरिएशन प्रिंसिपल की एकदम बेसिक कंडीशन याद रखना है, क्या, ई फाई विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द E0, ठीक है। मतलब ट्रायल वेव फंक्शन का यूज़ करने के बाद एनर्जी की जो भी वैल्यू आएगी ई फाई, वो हमेशा ज़्यादा रहेगी या इक्वल रहेगी किसके, एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम विच वेयर इन ग्राउंड स्टेट, ठीक है। ये बात याद रखना है। अब इसी के बेसिस पर हम लोग डिसाइड भी करते हैं कि जो भी वेव फंक्शन हमने रिप्लेस करके लिया है नया वाला, वो एक्सेप्टेबल है या नहीं एक्सेप्टेबल है ना। अब आप लोग बोलोगे ना कि कैसे डिसाइड करेंगे कि अपने तौर से कौन सा वेव फंक्शन कंसीडर करना है। मतलब यहाँ तो मैंने एक इन जनरल फाई ले लिया है ना, सब्सटीट्यूट कर लिया, क्यों, क्योंकि मेरे पास इसकी वैल्यू एग्जैक्ट नहीं थी, इसलिए मैंने अपने तौर से ले लिया। तो कैसे पता चलेगा कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए फाई की, है ना, मतलब एग्जैक्ट, या फिर कैसे पता चलेगा कि मैं आर्बिटरीली कौन सा ट्रायल वेव फंक्शन ले सकती हूँ या नहीं ले सकती हूँ। तो 2 पॉइंट आते हैं, इज़ द न्यू वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल और नॉट, है ना। तो ये पता करने के लिए कि नया वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल है या नहीं है, एक दूसरा टॉपिक आता है, दैट इज़ परसेंटेज एरर है ना, परसेंटेज एरर से आपको पता चलेगा कि आपने जो भी न्यू ट्रायल वेव फंक्शन लिया है वो एक्सेप्टेबल है या नहीं। जैसे कि देखो अपने पास E0 की वैल्यू ऑलरेडी थी, है ना, ई फाई हम लोगों ने निकाल लिया है, कैलकुलेट कर लिया है, तो हाउ मच परसेंटेज एरर इन दिस न्यू वैल्यू, है ना, मतलब कि एग्जैक्ट वैल्यू ये है, समझ लो, है ना, एग्जैक्ट वैल्यू ये है, इससे कितनी करीब आएगी वैल्यू, ऑब्वियसली ज़्यादा करीब आना चाहिए इससे, तभी हम कहेंगे कि हमने जो वेव फंक्शन लिया था वो एक्सेप्टेबल रहेगा, है ना। बिल्कुल ये किसके जैसा आपको इसको समझने के लिए आपको क्या समझना है पता है क्या,
जैसे कि लैब में आप लोग को करवाते हैं ना कि स्ट्रेंथ ऑफ दिस एसिड पता करो, उसकी एक फिक्स वैल्यू हमारे टीचर के पास होती है, अलग अलग बच्चों की थोड़ी थोड़ी नियर अबाउट पॉइंट के फ़र्क से वैल्यू आती है ना। तो इसका मतलब वहाँ पे आपका कुछ एरर हो जाता है, तो वहाँ पे आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो कि भाई परसेंटेज एरर इतना आया, एग्जैक्ट वैल्यू से मेरी इतनी अलग वैल्यू आई, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे दूँ कि अगर कोई स्ट्रेंथ ऑफ एसिड आप लोग लैब में पता कर रहे थे, तो परसेंटेज एरर उसका आप कैसे पता करते हो। अगर उसकी एग्जैक्ट वैल्यू थी 3 और आपकी वैल्यू आई 3.1, है ना, ये आपकी आई और ये एग्जैक्ट वैल्यू थी, तो उस वक्त परसेंटेज एरर कैलकुलेट किस तरह से किया जाता है, एज परसेंटेज एरर इज कैलकुलेटेड है, जो आपकी वैल्यू आई है उसमें से ओरिजिनल वैल्यू माइनस करेंगे और ओरिजिनल वैल्यू से ही उसको डिवाइड करेंगे, देन आई विल मल्टीप्लाई इट बाय 100, क्योंकि परसेंटेज पता कर रहे हैं ना। तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द परसेंटेज एरर, है ना, इन लैब। सेम वे से हम लोग ये जो सेम प्रोसेस सेम वे से हम लोग यहाँ क्वांटम मैकेनिक्स में भी करेंगे। सेम वे में बेसिक कंडीशन सिर्फ याद रखना है। बेसिक कंडीशन क्या है आप लोगों की, एज ई फाई इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू E0। तो ये वाली एग्जैक्ट वैल्यू हो गई E0 वाली, और ये वाली जो आपकी आई है ये वाली वैल्यू 3 हो गई और ये वाली वैल्यू 3.1 हो गई। अगर मैं एग्जाम्पल से कंसीडर करूँ तो यहाँ भी आप लोग वैसे ही कैलकुलेट करोगे। परसेंटेज एरर इन वेरिएशन प्रिंसिपल इज कैलकुलेटेड एज, कैसा, जो अपनी आई है कौन सी है E0 माइनस ओरिजिनल कौन सी थी E0, डिवाइड भी किससे करेंगे, ओरिजिनल से, मल्टीप्लाइड बाय 100, है ना। तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द परसेंटेज, इक्वेशन 6, परसेंटेज एरर इन वेरिएशन प्रिंसिपल, है ना। अब मैं परसेंटेज एरर का टॉपिक क्यों बता रही हूँ, हम लोग इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि हम लोगों को ये देखना है कि जो मैं नए ट्रायल वेव फंक्शंस लूँगी उसमें से मुझे कौन से एक्सेप्टेबल होंगे और कौन से एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। तो याद रखना है, देखो मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि ये वैल्यू हमेशा ज़्यादा रहेगी, ये वैल्यू कम रहेगी, ये वैल्यू ज़्यादा रहेगी, ये वैल्यू कम रहेगी। तो ज़्यादा में से हम लोग कम निकाल रहे हैं, है ना, और डिवाइड भी कम वाली से कर रहे हैं। इसका मतलब आइडियली ये जो आंसर आना चाहिए, क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, है ना, ऐसा ही आना चाहिए। तो अगर इसका आंसर पॉजिटिव आता है, ये रेशो का आंसर अगर पॉजिटिव आता है, उस वक्त ही हमारा जो ट्रायल वेव फंक्शन रहेगा वो एक्सेप्टेबल रहेगा। अगर इस वैल्यू का आंसर पूरा निगेटिव आता है, क्यों, इसका आंसर का पॉजिटिव आना, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना, यही बेस है हम लोगों का। इसका इस रेशो का आंसर पॉजिटिव आना, दैट मीन्स दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइंग, है ना, इसलिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब हाँ भाई वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल है। और इस वैल्यू का निगेटिव आना मतलब क्या बता दे रहा है, इस वैल्यू को निगेटिव आना मतलब वो बता दे रहा है कि भाई E5 लेस है एज कम्पेयर टू E0 से, इसका मतलब वो वेव फंक्शन विल बी नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो दिस रेशो मस्ट कम आउट टू बी पॉजिटिव, then and then only the wave function will be acceptable or it will not be acceptable। और इतना रेशो निकालने की भी ज़रूरत नहीं। अगर आपकी E5 की वैल्यू, सिर्फ सिंपल बता दूं शॉर्ट के लिए, अगर आपकी ऐसे MCQs में अगर आपको पूछता है, बताता है कि भाई E5 की वैल्यू जो भी है, अगर E5 की वैल्यू फॉर एग्जांपल -y बता रहा है, निगेटिव बता रहा है, तभी आपको समझ जाना है ये वैल्यू अगर निगेटिव रहेगी, है ना, तो ऑब्वियसली ये पूरी वैल्यू का आंसर आपको निगेटिव मिलेगा और वे फंक्शन विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। तो आपको फ़ौरन आंसर देने के लिए याद रखना है कि अगर E5 की वैल्यू भी अगर निगेटिव है ना, तो वो वे फंक्शन एक्सेप्टेबल नहीं होगा।